नमस्कार। जनहित संदेश के आज के इस अंक में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मधुरंजन प्रसाद, जो महात्मा गांधी महाविद्यालय के पूर्व प्राध्यापक भी हैं और वर्तमान परिस्थिति में, वर्तमान समय में राजनीति में भी अपनी ऊंची पकड़ रखते हैं, ऊंची स्थान बनाए रखते हैं। और संभवतः हो सकता है कि वर्ष 2020 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी दरभंगा जिला के किसी न किसी विधानसभा से अपनी नामांकन दर्ज कराएं। आइए हम बात करते हैं इस परिस्थिति में हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस विषय पर विशेष जानकारी देंगे डॉक्टर मधुरंजन प्रसाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार। और सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि ये जो अभी ये कोविड-19 महामारी है, इससे हम लोग वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, ये चूँकि मैं एक कॉलेज का प्राध्यापक रहा है, विशेषकर मैं बायोलॉजी का प्रोफेसर रहा, जूलॉजी का ही, तो ये कोविड-19 जो आपने कहा, ये तो एक वायरस है जो संभवतः सभी लोग अब जान चुके हैं कि ये चीन के वुहान शहर से आया है। और वायरस ऑलवेज जो होता है वो एक संक्रमण के तौर पर होता है, और यह भी साबित हो चुका हुआ है, यह मनुष्य से मनुष्य में फैलता है। ऐसी स्थिति में जब ये फैलता है तो अब हमको ये उससे बचने का भी उपाय ढूंढना ही होगा। तो ये सामान्य रूप से देखा गया है कि जिनके इम्यूनिटी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है उनको ये ज़्यादा परेशान करता है, प्रभावित करता है। तो इम्यूनिटी क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता वैज्ञानिक तौर पर 10 साल के कम उम्र के बच्चों को मेरे और 60 वर्ष या वरीय नागरिकों में अधिक कम हो जाती है। प्रतिरोधक सहता है कि कम उम्र में मेरी प्रतिरोधक क्षमता कम होगी, और जब जो गाछ वृक्ष कमज़ोर हो जाते हैं, उम्र दराज हो जाते हैं, तो उनकी प्रतिरोधक क्षमता। वैसे हालात में हम लोगों को अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए दवादार अभी तक ऐसी कोई मेडिसिन नहीं निकली है, प्रमाणित मेडिसिन, जिससे यह हम लोग रोकथाम कर सकते हैं। लेकिन इसकी बचाव कर सकते हैं। एक तो बचाव ये है कि ऐसे संक्रमित अगर किन्हीं का बाई चांस अगर कोई आदमी इसके गिरफ्त में आ गए हैं, तो हम लोग अब कैसे बचाव करेंगे, बहुत को हम जानते भी नहीं हैं। ऐसा भी आया है कि कोई लक्षण भी प्रमाणित नहीं होता है और ये बीमारी आ जाती है। तो एक तो 2 गज की दूरी का जो है, मैं तो कहूँगा 2 गज नहीं, आप 2 गज से अधिक जितनी भी आप रखना चाहें रखें। दूसरी है, एक मास्क का भी जो प्रयोग किया गया है, वो मास्क भी फ़ायदेमंद इसलिए है कि वो कंटेमिनेटेड जो वायरस का जो कीड़ा है वो निकलता है, तो वो कीड़ा कम से कम उसकी रोकथाम करेगा, दूसरे उससे प्रभावित नहीं होंगे। ये 2 चीज़। और तीसरा चीज़ ये है कि हम लोग प्रतिरोधक क्षमता स्वतः डेवलप कराएं। तो डेवलप कराने के मैं व्यक्तिगत जीवन के लिए आपसे कहता हूँ, मैं प्रतिदिन, चूँकि मैं बैरियर श्रेणी में भी आता हूँ, मैं प्रतिदिन 2 फुट लहसुन का, कच्चा लहसुन का सेवन करता हूँ। अधिक से अधिक आदि का प्रयोग करता हूँ, कुछ मध का भी, शुद्ध मध का प्रयोग करता हूँ। और मैं मांसाहारी भी हूँ, इसलिए उसमें मांसाहारी में दालचीनी, गोल मिर्च इत्यादि का, सोंठ का, ये सब प्रचुर मात्रा में प्रयोग होता है। ये सारे चीज़ जो वायरस के जो हैं उनके कीटाणु को मारते हैं, और इसकी क्षमता हमारी शरीर की इतनी प्रबल रहती है कि वह जो है, ये तो सामान्य बात का है कि कॉमन जो घर होता है उसको भूकंप भी गिरा देता है, लेकिन जिसकी नींव मजबूत होती है तो ज़बरदस्त भूकंप भी उसको हिला डुला नहीं पाता है। तो प्रतिरोधक क्षमता जितना स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा, उसमें वह कीड़ा का प्रवेश नहीं हो सकता है। प्रवेश करना भी चाहेगा तो वो कर नहीं सकता है। तो हम लोग इसको अपना, और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे समय में आदमी को अधिक प्रसन्नचित्त रहने की भी आवश्यकता है, डरने की आवश्यकता नहीं है।
सचेत और सतर्क रहने की आवश्यकता है, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं और आनंद प्रसन्नचित्त रहें, भयभीत नहीं रहें। भयभीत से भी वैसे भी बहुत सारा बीमारी आता है। और परहेज करना सामान्य रूप से हम लोग भी जानते हैं, पुराने ज़माने की कहावत है, 100 बीमारी का एक उपचार है परहेज। तो परहेज में रहेंगे, ये सारे परहेज ही आते हैं सर। सारे चीज़ जितना भी मैंने कहा है परहेज करते हैं, और जब परहेज करेंगे तो कोरोना हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन आज लोग, लॉकडाउन तो समाप्त हो गया है, बहुत लोग समझदारी की बात की गई है, सब कुछ की गई है, सरकार की भी जो व्यवस्था हो सकती थी की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब तक हम लोग सतर्क और सावधानी नहीं बरतेंगे, दुनिया की कोई ताकत हमको नहीं बचा पाएगा। मैं अपने क्षेत्र भवन के क्रम में जब निकला था तो सिंहवाड़ा के पुल पर मछली की खरीद लोग कर रहे थे। लगता नहीं था कि यहाँ कभी कोरोना, और 2-2.5-3 महीना हम लोग लॉकडाउन में रहे हैं। एक नया पैसा भी फीलिंग्स मैंने नहीं देखा। तो सर इसको क्या माना जाए, ये मानव जाति का ये इसको जीवटता माना जाए या फिर हठधर्मिता माना जाए? इसको हठधर्मिता ही कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। लगता है कि जानबूझ करके लोग कोरोना जैसे महामारी की चपेट में आना पसंद कर रहे हैं। थोड़ी सी दूरी पर, अब सामान लेना है तो सामान तो थोड़ा आराम से भी ले सकते हैं, मारामारी पचरा पचरी करते हैं जैसे लगता है कभी नहीं मिलेगा नहीं, तो खुद उस मौत के मुंह में लोग जाना चाहते हैं। एक बात सर और कि आपने बड़ी अच्छी बात कही कि हम खान पान के माध्यम से अपने शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। लेकिन आजकल के वर्तमान परिस्थिति में जो लोगों का खान पान हो गया है, आहार विहार हो गया है, उसमें लोग कुछ विदेशी खाना को ज़्यादा पसंद करते हैं। अपना जो देसी खाना था, जंक फूड के माध्यम से आप जंक फूड या फास्ट फूड, जंक फूड जी जरूर। तो इससे हमें किस तरीके से वर्जित होना चाहिए? ये तो युग का देन इसको कहा सकता है, आज युवा पीढ़ी का देन कह सकते हैं। हम लोग के ज़माने में, पुराने समय में हम लोग संतुलित आहार का प्रयोग करते थे, चावल दाल हरी सब्जी। उसका कारण क्या था कि चावल में कार्बोहाइड्रेट, दाल में प्रोटीन और हरी सब्जी में ऑल मल्टी विटामिन्स पाए जाते थे। वो विटामिन्स जो हैं वो हमारे आँख के लिए, नाक के लिए, कान के लिए, बाल के लिए, पूरे हड्डी गुड्डी के लिए, सारे चीज़ के लिए इस्तेमाल आते थे। आज कोरोना में भी विटामिन सी का प्रचुर मात्रा में किया था, उसमें प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। नींबू हम प्रत्येक दिन खाने में, भोजन में निश्चित रूप से प्रयोग करते हैं, वो विटामिन सी। तो ये जो फास्ट फूड है वो सब प्रिजर्वेटिव से बना जाता है, और जब भी कोई खाना प्रिजर्वेटिव में होता है, देखिए कि आप रसगुल्ला भी पैक में आ रहा है, लोग अपनी पति पत्नी यूनिट फैमिली स्ट्रक्चर है, ज़्यादातर अब दरभंगा में, अपने ज़िला में तो उतना नहीं ज़्यादा प्रचलित है, लेकिन बालेश्वरों में वीकेंड में सभी लोग पति पत्नी अपना चढ़े और गए, और वो तो वैसा भोजन जिसको फास्ट फूड की श्रेणी में करते हैं, प्रिजर्वेटिव से बना रहता है, तो सारे केमिकल्स होते हैं। और जब केमिकल्स का प्रयोग हम करेंगे, शरीर में लेंगे, जैसे सॉस वगैरह ही, आप सॉस ब्रेड में लें या टोस्ट में लें या जिसमें लें, तो वो केमिकल्स लेंगे तो वो का गैरफायदा हमको नहीं करेगा। आज क्यों ज़्यादा लोगों को परेशानी हो रही है? खाद में अधिक उपज के लिए लोग ज़मीन पर अधिक से अधिक यूरिया का, डिफरेंट केमिकल्स का प्रयोग करते हैं, कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। उस अगर कीड़ा को मारता है 16 आना, तो 4 आना वह हमको खराबी नहीं करेगा। तो आज जो हम लोग जो डॉक्टर वैद्य दवा खाना में लगे रहते हैं, वह भी डॉक्टरी खर्च भी महीने का बजट में का एक अंग बन गया। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारा जो भोजन की जो शैली है, लोग अधिक उत्पादन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल्स का प्रयोग करते हैं। अच्छा, एक बात बीच में हम काटना चाहेंगे, जो लोग फसल के ज़्यादा उत्पादन के लिए ऐसा कर रहे हैं या ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए ऐसा कर रहे हैं? मैं ज़्यादा फसल होगा तभी तो ज़्यादा मुनाफा होगा।
बोथ आर को रिलेटेड। अगर हमको एक कट्ठा में एक ही मन उपजाएंगे तब तो हम क्या बेचेंगे, क्या खाएंगे। और कट्ठा में 3 मन उपजाएंगे तभी तो 2 मन हम बेच पाएंगे। 1 मन अपने खर्ची के लिए रखेंगे, 2 मन बेच पाएंगे। तो दोनों बोथ आर को रिलेटेड। नहीं, ऐसा है सर कि अगर हम सुदूर ग्रामीण इलाका की भी बात करें तो लोगों की ये मानसिकता हो गई है, किसानों की भी, कि अपने खेत में जो अनाज आएगा उपज के वो मोटा अनाज है, उसे हमें नहीं खाना है, उसे बेच देना है और उसी पैसे के बदले में, एवज में हमें बाजार से पतला अनाज खरीद के खाना है। ये आपका भी ये कथन में काटने योग्य नहीं है, सही है। बहुत जगह ऐसे भी होते हैं जो अच्छे धान नहीं हो पाते हैं और उनके खाने लायक वह चावल नहीं हो पाता है। आखिर कोई ना कोई तो उसका प्रयोग करता है, कोई ना कोई वर्ग तो खाता ही है। आप जिस श्रेणी में आते हैं आप नहीं खा पाते हैं और उसको आप बेच देते हैं और उससे बेहतर किस्म के चावल आप खरीदते हैं। तो ये एक अलग बात है, ये तो पसंद की है, जिसको वो भी नहीं नसीब होता है। अगर कमी है तो भी मोटा धान चावल तो खाता ही है। नहीं सर, इसमें एक बात और भी है। चिकित्सा पद्धति ये बात कह रही है कि अगर हम मोटा अनाज उपयोग करते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। निश्चित रूप से आपका ये भी है। पुराने समय में मैं खुद स्वतः जब मेरे गांव से, मेरे ननिहाल से वो चावल आता था और वो लाल मोटा और उसका मैं मार भी पीता था और इतना स्वादिष्ट लगता था और वो चावल तो इतनी मुलायम होती थी कि उसका कहने का जो, मैं तो अब तरस रहा हूँ उस चावल के लिए, वो मैं तरस रहा हूँ, लेकिन मुझे नसीब नहीं। अब चूँकि ज़्यादा फसल और ज़्यादा उपज और ज़्यादा मुनाफा सब वो था और रिलेटेड ईच अदर, अगर हम तो काट नहीं सकते हैं, लेकिन अब कुछ लोग कहते हैं अपने खाने के लिए ये हम किए हैं। अब मेरे पास में कुछ लोग ये लेके आए कि सर ये आम है, सर ये अपने लिए हम पुआल पर पकाएं, क्योंकि आज 90% जो कार्बाइड देकर पकाया जा रहा है, कार्बाइड का आम खा रहे हैं। आज मैं अपने आँखों से देखा है, वो एक केमिकल्स आता है, लोग कहते हैं ये चाइना से आता है, और उसको पानी में डालते हैं और तुरंत केला का उसमें डाला घौर, 10 मिनट के बाद सब पीला। जितनी भी खाद्य पदार्थ की सामग्री वगैरह है, इवन हम जब गुदरी बाजार में गए तो वहाँ कहा सर क्या करते हैं, अब ताज़ा रखना होता है, बैगन में भी वो केमिकल लगाते हैं, कद्दू में भी ज़्यादा से प्रॉफिट हो उसमें इंजेक्शन दे देते हैं। ऐसा अब कोई भी चीज़ नहीं रह गया है, एडल्ट्रेटेड सब हो गया है, या युग का दिन कहिए, मुनाफा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमाने के लिए हैं और इसमें होड़ लगी हुई है। और मैं तो अपने आंखों से देखा कि केला का घौर है तो वो केमिकल्स तो एकदम प्योर जहर है। कार्बाइड तो पहले चलता था, तो कार्बाइड भी पीछे पड़ गया, वो केमिकल्स आगे पड़ गया। यानी इस को हम सर ऐसे भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं समाजवाद खत्म हो गया है, अर्थवाद हावी है। इसमें मतभेद नहीं है। आज लोग कहने के लिए, अभी जो कोरोना का समय आया, रतन टाटा ने कहा कि 2020 जो किसी तरह जीने का वर्ष है, सभी लोगों से गुजारिश है कि इसमें सभी चीज़ को भूल भाल करके, मुनाफाखोरी को छोड़ करके आप इसमें कैसे जिया जाए वो करें। लेकिन उनकी बात को किसी ने नहीं, और अर्थयुग जो आपने कहा भी, वो हर जगह जिसको जहाँ बन रहा है। इवन एक जो पुड़िया बेचता है, पुड़िया जो है वो 4 रुपया का पुड़िया 15 रुपये में बेच लेता है। जो उसमें मस्टर्ड ऑयल का, मसाल का, या जिसका भी 105-10 रुपया दाम था, सीधा 125 रुपये में बेच लेता है। तो ये एकदम, मैं इसमें आपसे सहमत हूँ। 16 आना 2-4-5% ऐसे हैं जो अभी भी प्रिंसिपलवादी अगर नहीं रहते तो पृथ्वी कब गिर जाए, समाप्त हो जाती। आज के युग में, जैसे आज के युग में भी ईमानदार हैं, आज के युग में भी ईमानदार हैं, सब कर्मठ हैं। इसका तो उदाहरण साक्षात हमारे बड़े भाई जो अभी अधीक्षक हैं DMCH के, वो नमूना है। जो 15 साल में जो DMCH के
गुदरी हालत थी, लोग डीएमसीएच के नाम जाने से कांपते थे। आज वही डीएमसीएच को लोग जानने लगे हैं और हर चीज़ जोती है, जबकि वहाँ पर आज भी चिकित्सकों की, स्टाफों की, कर्मियों की घोर कमी है। उसके बावजूद भी जो उपलब्ध चिकित्सक हैं और संसाधन हैं, बेहतर सेवा लोगों को मिल रही। चूँकि मेरे पास आते हैं, मैं सामाजिक आदमी हूँ, और सब कहते हैं नहीं सर, अब तो खाना पीना सब मिलता है, अंडा दूध दही सब मिलता है, ये सब मिलता है सर, सब काम होता है। तो कहीं ना कहीं तो है, काम करती है ईमानदारी, अपनी कर्तव्य निष्ठा काम करती है। हाँ, काम करने वालों के लिए संसाधन की कोई आश्रय नहीं रह जाती है, वो अपना काम कर। मैं खुद नमूना हूँ। मैं महात्मा गांधी कॉलेज का पूर्व प्राध्यापक और संस्थापक भी रहा हूँ। मैं जब वहाँ सेवानिवृत्त हुआ तो सारे स्टाफ ने जो मुझे विदाई किया, मुझे नहीं लगता है कि बड़े बड़े विश्वविद्यालय के पदाधिकारी प्रोफेसरों को विदाई मिलेगी। उसका एकमात्र कारण है, मैं जात पात रहित और सबों को, गरीबों से लेकर के सभी छात्र छात्राओं को पूरा भरपूर सहयोग देता था और देता हूँ। आज भी सेवानिवृत्त के बावजूद भी सारे स्टूडेंट को, आज ज़्यादातर मैं लड़कियों को मानता हूँ, इसलिए मानता हूँ कि वो उसको बहुत मददगार कम होते हैं, घर परिवार में नहीं थे, लड़की लोग है, सभी को, किसी को मैं डिस्टेंस से कम कराऊँ, किसी को कुछ से, और उतना ही नहीं, सभी को जो 25,000 रुपया सरकार के द्वारा का ये इसका प्रावधान है, वह भी सबको मैं दिलवा रहा हूँ, फॉर्म भरवाता हूँ, और मिल भी रही है और मिली भी है कुछ को। तो आज ये अपनी निष्ठा और अपना एक कर्तव्य है। आइए सर, ये कोरोना की बात हम लोगों ने बहुत करी, अब कुछ बात करते हैं राजनीतिक सरोकार की। विशेष सूत्रों से पता चला है कि आप राजनीति में बहुत एक्टिव हैं और सत्ताधारी दल के साथ आप जुड़े हुए हैं, यानी कि जदयू के साथ आप जुड़े हैं। सरकार की जो नीति रही है इस कोरोना काल में, प्रवासी मजदूरों का बाहर से आना, लॉकडाउन की अवधि में लोगों को क्वारंटाइन करना, ये सारे विधि व्यवस्था में क्या आपको लग रहा है कि आपकी सरकार हर जगह पर सही पैमाने पर खड़ी रही है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, निश्चित रूप से मैं एक राजनीतिक पार्टी का सदस्य हूं और उपाध्यक्ष भी हूं, लेकिन मूल रूप से मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूं। मैं हमेशा हर जगह एक समाज सेवी और समाज सुधारक के रूप से जाना जाता हूँ, और यही कारण है कि सभी तबके के लोग मुझे मान सम्मान देते हैं, और वो किसी भी दल के हों, वो कांग्रेस के हों, राजद के हों, जनता दल यूनाइटेड के हों, बीजेपी के हों, सभी लोग मुझे सभी जात वर्ग के देते हैं। अभी एक उदाहरण के लिए देखिए, इसी वार्ड नंबर 7 है ये, इसमें एक धोबी है राधा देवी, वो कोरोना के समय में उसको खाने का नहीं था, सारे काम बंद हो गए थे, मैं सारा उसको जलावन, आर्थिक मदद सब कुछ दिया, और आप उसका अभी मैं वोटर लिस्ट में भी नाम जोड़वा रहा हूँ, उसका वोटर लिस्ट में भी नाम है। तो मेरा मेन रुचि है सारे लोगों का, मैं जो रिटायर्ड कर्मचारी करते हैं उनका सेवानिवृत्ति का फॉर्म बढ़ाना, उनका दिलाना, मानव अधिकार आयोग में जिन्हें सरकार के स्तर पर कोई दिक्कत होती है, मानव अधिकार आयोग में या लोक आयुक्त में सारे मामला को ले जाता हूं, और वहाँ मैं बहस भी करता हूं, और वह मेरा सारा कार्यक्रम निःशुल्क होता है। और तो पार्टी तो सभी राजनीतिक होती है, लेकिन मैं मूल रूप से, और मैं आज केवटी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भी मैं एक सामाजिक सुधारक के रूप में ही जाना जाता हूं, और सारे लोग कह रहे हैं कि आपको अगर टिकट मिले चाहे नहीं मिले, आपको इस बार विधायक में चुनाव लड़ना है और जनता का प्रतिनिधित्व करना है, और जनता के द्वारा मैं प्रतिनिधि के रूप में, प्रत्याशी के रूप में नहीं खड़ा हो रहा हूँ, जनता के द्वारा मुझे प्रत्याशी बनाया गया है, यही तो मेरी है। और मुझको जैसा लग रहा है कि जिस तरह की जनता जो केवटी विधानसभा का एक मत सभी जाति के, वह जाति के डोम हो या ब्राह्मण हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, 12 ना तो घोर मेरे समर्थक वहाँ के यादव कास्ट के लोग हैं,
हम तो मूल रूप से वहाँ पर लोग कहते हैं, वहाँ पर धानुक हो, कोयरी हो, कुर्मी हो, जो भी जात के हैं सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अभी देखिए, अभी मल्लाह जाति के लोग आए थे, मेहतर जाति के लोग आए थे। अभी मेरा एक साथी मोहन राम था, वो डेथ कर गया, विधायक था, उसको कोई पूछने वाला नहीं। वो तो महादलित वर्ग का था, कोई पूछने वाला नहीं, मरा कब। आज तक विधानसभा से भी उसको, उसकी मुस्मात को पेंशन नहीं मिल रहा था। कॉलेज में भी वो बख्तियारपुर कॉलेज में सोशियोलॉजी प्रोफेसर था, उसको वहाँ पेंशन नहीं मिल रहा था। मेरे पास वो आया, उसका लड़का आया, और सब मैं उसको करा के विधानसभा से भी पेंशन करवाया और कॉलेज भी पेंशन करवाया, और उसके लड़के को अनुकंपा पर नौकरी भी करवाया। तो क्या आप जो 2020 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जी जी, आप अपना नामांकन केवटी विधानसभा क्षेत्र से करवा रहे हैं? मैं निश्चित रूप से, लोगों की जब आकांक्षा है तो मैं उनके आकांक्षाओं के साथ रहूँगा। मैं मरते दम तक उनकी जो चाहत होगी वही मैं करूँगा। तो मैं, मेरी चाहत नहीं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, और उन्होंने जब मुझे इतना इज्जत और सम्मान दिया है और अपना प्रतिनिधि के रूप में मुझे चुनना चाहते हैं, तो मैं उनके इस उम्मीद को मैं बर्बाद नहीं हूँ। तो क्या आप ये पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, या फिर अगर आपको पार्टी टिकट नहीं देती है तो आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? अगर मुझे कोई पार्टी टिकट नहीं देती है, जैसे मैं जनता दल यूनाइटेड में हूँ, जी जी, मुझे अगर जनता दल यूनाइटेड टिकट नहीं देती है, गठबंधन है, बीजेपी और जदयू का गठबंधन है, वहाँ पर जो आला कमान लोगों का होगा, अगर नहीं देती है तो मैं, सारे लोगों ने कहा है, ये मेरी नहीं, वहाँ की जनता, सारी जनता का है कि सर आप निर्दलीय से चुनाव लड़ेंगे, और आपके साथ तो पूरा जहाज है। जब एक बुचौल जी जैसा बिस्फी में, जहाँ उनको कोई लोग जानता तक नहीं था, छोटे मोटे समाज सेवी या राजनीति में रहे होंगे, जब वो एक विधायक बन सकते और बड़े बड़े योद्धा को परास्त कर दिए बिस्फी में, तो मधुर रंजन प्रसाद के लिए, जिनकी पूरी जहाज साथ में है, हमको नहीं लगता है कि कोई भी आदमी, वो कोई भी दल का आदमी आएगा तो ठट पाएगा। जनता से बड़ा कौन है? जनता के दरबार से बड़ा कोई नहीं है, कोई भी पार्टी हो, और वो ठट नहीं पाएगा। मुझे सारे लोग बड़े स्नेह और प्यार से, मैंने आपको पहले कह दिया कि मेरे समर्थक केवटी विधानसभा में डोम से लेके ब्राह्मण तक हैं, हिंदू से लेके मुस्लिम तक हैं। एक विकल्प तो सर आपके लिए वहाँ खुल ही रही है कि केवटी विधानसभा से जदयू और बीजेपी के गठबंधन में प्रत्याशी हुआ करते थे अशोक यादव जी जी, जिन्होंने पिछला विधानसभा चुनाव हार गए जी, लेकिन संसद के चुनाव में वो निर्वाचित हो गए और जीत गए। तो वो भी सीट तो फिलहाल पड़ा हुआ है अशोक जी के जाने के बाद। लेकिन अभी जैसी जानकारी मिली है, चूँकि जदयू और बीजेपी का गठबंधन है, सरकार चल रही है, तो ऐसे में लोगों के द्वारा कहा जाता है कि माननीय फातमी साहब जदयू में चले गए, ज्वाइन कर गए जदयू में, चले गए हैं, और उनके जो लड़का जो वहाँ से विधायक हैं फराज फातमी साहब, तो निश्चित ही लोगों की ये है कि वो जदयू के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। और शायद जैसा कि लोगों ने कुछ कहा है, हमारे जनता दल यूनाइटेड के भी कुछ हमारे जिला स्तर के पदाधिकारी लोग अनऑफिशियल रूप से कहा है कि वो जदयू को ये सीट तय है और फराज साहब ही चुनाव लड़ेंगे। नॉट ऑफिशियली बट अनऑफिशियली वो लोगों ने कहा। तो क्या सर आपको यहाँ ये नहीं लग रहा है कि पहले तो फातमी साहब खुद घसक लिए हैं जदयू में, जी जी, उनके पुत्र जो वहाँ से केवटी विधानसभा से विधायक हुए आरजेडी के टिकट जी, अभी भी राजद में ही हैं, अभी भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। लेकिन आगामी जो विधानसभा होने हैं उसमें अगर वो जदयू के टिकट से आते हैं, एक तो पहले ही वो अनुकंपा के आधार पर विधायक है जी। अगर हम बात करें तो मैं ओपन शब्दों में कहता हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, भय नहीं है। आप तो प्रेस मीडिया, आपको क्या, आप तो मैंने 5वां स्तंभ है संविधान के, तो आपको क्या डर है? वो जो भी है सर, चूंकि केवटी विधानसभा में बहुत सारे दल के बहुत सारे लोग वहाँ पर झंडा ढोने वाले लोग थे, सबों को दरकिनार करके और एकाएक फातमी जी के बेटे को टिकट दे देना कहीं न कहीं से ये दर्शाती है कि अनुकंपा की नौकरी है। आपने अभी कहा ना कि मोहन राम जी के लड़के को आपने अनुकंपा का आधार पर दिलाया, तो वहाँ उनका ह्यूमन राइट था, लेकिन यहाँ ह्यूमन राइट नहीं बनता है।
अगर इस स्थिति में आपको विरोध करना पड़ता है फातिमी एंड फैमिली का, उस समय आप क्या करेंगे? हम तो जनता के साथ रहेंगे, और जनता ने हमको कहा है कि आपको विधायक में यहाँ चुनाव लड़ना है, तो हम चुनाव लड़ेंगे। और यहाँ तक उन्होंने कर दिया है, और अभी भी क्षेत्र में भी सारे लोग कह रहे हैं कि सर बेहतर होगा, बहुत अच्छा कि आप निर्दलीय। और मैं भी सोचता हूँ कि निर्दलीय में ज़्यादा दम रहेगा, इसलिए कि अगर मैं किसी पार्टी विशेष से अगर चुनाव लड़ता हूँ तो वहाँ का नेतृत्व के अधीन मुझको रहना पड़ेगा, और उस नेतृत्व के विरुद्ध दिशा निर्देश को मानना पड़ेगा। उसके विरुद्ध मैं बोल नहीं सकता, नैतिक दृष्टि से नहीं बोल सकता। तो कहीं न कहीं एक प्रोफेसर आदमी जो जनता के हित के लिए अपने आवाज़ को चुप रखेगा, तो मैं भी तो लगता है कि कहीं मैं गलती कर रहा हूँ। सर एक बात और, कि वर्तमान परिवेश में जो राजनीति की धूड़ी बन रही है, जो केंद्र है, ऐसा देखा जा रहा है कि लोकतंत्र के आड़ में राजतंत्र पल रहा है। जो विधायक हैं उनके बेटे विधायक हो रहे हैं, जो सांसद हैं उनके बेटे नेता बन रहे हैं। अगर उससे भी नहीं होता है तो मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं विभिन्न पार्टियां की बात कर रहा हूं, लोग बोरों भी ले आते हैं कैंडिडेट। इस पर क्या कहना चाहिए? आपकी इस बात से मैं लगभग चूँकि मैं एक प्रोफेसर भी हूँ और एक बुद्धिजीवी और एक शिक्षक भी हूँ, तो शिक्षक का एक मोरल भी बात होता है। और मैं पहले आपको बता दिया हूँ कि मैं समाज सेवी हूँ, समाज सुधारक हूँ, राजनीतिक हूँ। मैं एकदम बेहिचक हो सकता हूँ कि आज की क्या जो परिवेश बन गया है, मैं आप इस परिवेश में मैं आपके साथ हूँ। और आपका ये जो कहना कहीं न कहीं ये राजतंत्र की बात हो रही है। पहले एक दल पर यह आरोप लगता था कि परिवारवाद का लगता है, सब तो वही हैं। मैं किसको कहूँगा कि कौन नहीं है? हाँ, वही नहीं है जिनका बेटा भतीजा उस लायक नहीं है, तो वो चूँकि उनको वह सुविधा नहीं है, इसलिए वो अभी इसको समझते हैं कि मैं इसमें नहीं सर, लेकिन लगभग सभी लोग इसमें हैं, कोई से वंचित नहीं। सर आपने कहा लाइक, और मेरा मानना है कि इसमें लाइक और ना लाइक की कहीं बात ही नहीं होती है। आप हैं डॉक्टर मधुरंजन प्रसाद जी जी, आपने पीएचडी की उपाधि ली, तब अपने नाम के आगे आप डॉक्टर लिखे। लेकिन मैं नाम लेकर बोलता हूं, राष्ट्रीय जनता दल के लालू जी के दो पुत्र, जो शायद अपना नाम भी सही से नहीं लिख सकते हैं, हिंदी भाषा हो या अंग्रेजी भाषा हो या क्षेत्रीय मैथिली भाषा हो, या वो पटना के रहने वाले हैं तो अंगिका के हों चाहे बजिका के भी हों, उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि हमारे बिहार राज्य में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन वो बन गए स्वास्थ्य मंत्री। आपने अभी चर्चा की कि आपके भाई साहब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डीएमसीएच के अधीक्षक हैं और बड़ी अच्छा काम कर रहे हैं, वाकई ये दिख रहा है। लेकिन क्या एक पढ़े लिखे डॉक्टर राजरंजन प्रसाद को काम करना पड़ेगा एक निरक्षर मंत्री के साथ? देखिए, इसमें तो कहेंगे कि चूँकि प्रजातांत्रिक पद्धति है और प्रजातंत्र की सरकार होती है, तो इस प्रजातंत्र के सरकार में तो बड़े बड़े डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, प्रोफेसर हों, आईएएस ऑफिसर हों, आईपीएस ऑफिसर हों, तो वो चूँकि यह हमारा सिस्टम है, डेमोक्रेसी में जो हमारा गवर्नमेंट है, तो अब वो उसको तो हम लोग तो चेंज नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते हैं? ये तो संविधानिक बात है, और संविधान में ही जब परिवर्तन होगा तभी कर सकते हैं। तो अब जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, वो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आईएएस ऑफिसर, तो हम लोगों को उनके अधीन तो काम करना ही पड़ता है लोगों को। तो अब ये है कि आज के जो लोग हैं इसमें अब सुधार लाने का कोशिश करें हमारे संविधान में। जैसे मैं अगर हूँगा तो मैं चाहूँगा कि मेरा एक विचार होगा कि कोई भी विधायक हों, वार्ड मेंबर भी हों, अभी वार्ड मेंबर होता है, निरीक्षक होता है, और उसके बाद में सरपंच होते हैं, उनको फैसला देने का अधिकार है। हम चूँकि हर पंचायत में सरपंच देने का, और उनको नॉलेज जीरो है, और वो क्या फैसला देंगे? वहाँ पर न्यायमित्र होते हैं, ऑर्डर शीट लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा। तो आज हर चीज़ के लिए शैक्षणिक आवश्यकता है, ग्रेजुएशन मस्ट होना चाहिए,
पढ़ा लिखा होना चाहिए। अब कितनी शर्म की बात है कि 70 साल हो रहा है हमारे अब ये देश को आज की भी हमारा लोग अंगूठा का निशान दे रहा है। और निरक्षर लोग अगर इस तरह का सो पर निरक्षर कहिए या देश के में हमारे प्रजातंत्र में प्रतिनिधि बनते हैं, अफसरी करते हैं, ये करते हैं, तो बड़ा हित का विषय है। हम लोग तो चाहेंगे कि आगे अब कम से कम जो वर्तमान सरकार है, जैसे हमारे मोदी जी ही जब 370 जैसे मामला को ख़त्म करते हैं और इसको करते हैं, तो कम से कम इसमें भी सुधार लाने की कोशिश करें कि शिक्षित वर्ग भी आए। कास्ट से बस नहीं, हर जाति में विद्वान आदमी है, वो डोम हो कि ब्राह्मण हो कि जादव हो कि कोई जाति से नहीं, किसी भी उसमें क्या होगा कि अगर शिक्षित वर्ग आवेगा तो वो अच्छा दिमाग, अच्छे विचार का आदान पड़ेगा और एक संकुचित धारा से काम नहीं करेगा, एक किसी खास वर्ग के लिए काम नहीं करेगा, वो देश के लिए काम करेगा, समाज के लिए काम करेगा। और उसको लोग जल्दी बलगला भी नहीं सकते हैं। अगर बहुत जगह ऐसा मामला आता है तो मंत्री बहुत हट करके खट से कर जाते हैं, ये तो ऑफिसर लोग करते हैं, अब क्या हमसे फाइल पर दस्तखत करा लिए, हम जानते भी नहीं। जब फंसने लगते हैं, कोई घोटाला होने लगता है, बहुत जांच कमेटी बैठती है, तो हम तो इस पर उतना अध्ययन नहीं किए, ये तो सेक्रेटरी के। तो उसमें अगर पढ़े लिखे वर्ग के रहेंगे तब तो ये नहीं कर सकते कि हम अंगूठा छापते हैं, हमसे उल्टा पुल्टा दस्तखत करा लिया हाकिम लोग। तो ये मैं आपसे सहमत हूँ कि शैक्षणिक निश्चित रूप से राजनीति में शिक्षा अनिवार्य। मैं 16 आना इसका पक्षधर हूँ, 16 आना राजनीति में भी हूँ, तो ये मैं इसका पक्षधर हूँ। तो देखा आप लोगों ने कि अभी डॉक्टर मधुरंजन प्रसाद से हम लोगों ने हर एक बारीकी और हर एक पहलू पे बात करी। फिर हम लोग डॉक्टर मधुरंजन प्रसाद जी से आगे अगले कड़ी में बात करेंगे। नमस्कार। नमस्ते। नोवल कोरोना वायरस एक संक्रामक बीमारी है। कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति के बोलने, खांसने और छींकने पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। आइए जानते हैं वो उपाय जिनसे हम इससे बच सकते हैं। सबसे पहले जरूरी है कि अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोकर साफ रखें। अपनी आंखों, मुंह और नाक को छूने से बचें। खांसते या छींकते वक्त अपने मुंह को रुमाल या अपनी बाहों से ढक लें। भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अगर आपको थोड़ा सा भी बुखार या खांसी हो तो घर पर ही रहें। बुखार, खांसी या सांस लेने में दिक्कत हो तो मेडिकल सहायता लें, लेकिन पहले फोन करके उनसे बात करें। अफवाहों से बचें, जागरूक बने, स्वस्थ रहें।